हेलो बच्चों, कैसे हो। अपन ने कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म कर दिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। अब अपन का जो नया टॉपिक है वो क्या है? कैटालिसिस। कैटालिसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। तो आज अपन शुरू करेंगे कैटालिसिस या उत्प्रेरण। ठीक है। तो उसके लिए कैटालिसिस शुरू करने के लिए अपन एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। जो स्टोरी है आपके प्रैक्टिकल लाइफ की। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम दिया आपने, आपका एग्जाम टाइम था। सपोज आप 12th में है तो 10th का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया था आपने। ठीक है। 10th का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम दिया। एग्जाम क्या हो गया? ओवर हुआ, खत्म हुआ। उसके बाद क्या है आपका? रिजल्ट आया। ठीक है। रिजल्ट आया तो जब रिजल्ट आया तो दो टाइप का रिजल्ट आता है। एक क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परसेंटेज क्या होता है? लेस, कम परसेंटेज आता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका परसेंटेज क्या आता है? हाई। मान लीजिए आपके रह गए, एक बच्चा था ए जिसके कितने रह गए? 75% मार्क्स रह गए। और एक बच्चा था जिसके 10th में 95% मार्क्स आ गए। उस बच्चे का नाम अपन ने दे दिया बी। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये सभी के घरों में कॉमन है। ये आप लोगों ने देखा होगा, खुद के यहाँ नहीं हुआ होगा तो पड़ोसियों के यहाँ हुआ होगा, नानी मौसी मामा कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा। आप सभी इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, परिचित होंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान समझना। जो बी के पेरेंट्स होंगे, ठीक है, जो बी के पेरेंट होंगे वो कहां पर जाएंगे? ए के घर पर। कहां पर जाएंगे? ए के घर पर। और वहां पर पेरेंट्स से क्या बोलते हैं कि भाई आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए? तो ए के पेरेंट्स बोलेंगे भाई हमारे बच्चे के तो 75% आए। तो अब ए के पेरेंट्स पूछेंगे बी के पेरेंट्स से, भाई आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए? आपका भी बच्चा अभी तो 10th में था। तो बी के पेरेंट्स बोलेंगे भाई हमारे बच्चे के तो 95% मार्क्स आए। तो क्या होगा कि यहां पर 95% मार्क्स सुन के ए के पेरेंट्स क्या होंगे? थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा शेम फुल फील करेंगे। और क्या बोलेंगे? अब ए के पेरेंट्स अपने बच्चे से बोलेंगे कि पढ़ो और पढ़ो, कि देखो बगल वाले घर से जो बच्चा था उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए। क्या यही कहानी होती है सभी के घरों में? जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके घरों में कहीं ना कहीं से इस तरह की स्टोरी रिलेट कर जाती है। अब बात समझना, इनको पूछने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। अब इस घर में क्या होगा? इस घर में क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा वॉर। क्या स्टार्ट हो जाएगा? युद्ध। ठीक है। युद्ध की स्थिति आ जाएगी। किसके किसके बीच में? पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में। होगा या नहीं होगा? इनके घर में क्या होगा? ये बात कहने से इनके घर पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो अफेक्ट। ये तो कह के चले गए। अगर अपन लोकल लैंग्वेज में बात करें, ये ए के घर में मार्क्स पूछने के बहाने ए के घर में आग लगा के चले गए। क्या बी के घर में कुछ हुआ? बी के घर में कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रैक्टिकल कहानी को अब अपन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में किस नाम से पढ़ते हैं अपन? कैटालिसिस के नाम से, उत्प्रेरण के नाम से। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं।
देखिए ये चैप्टर जो है आपका, इस चैप्टर में काफी ज्यादा रिएक्शंस होंगे। जो रिएक्शंस हैं वो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे रिएक्शंस उतनी ज्यादा याद होंगी। लास्ट में जैसे जब ये टॉपिक एंड होने को होगा तब कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। लेकिन स्टार्ट जो है चैप्टर का वो काफी ज्यादा रटने पे फोकस्ड है, ठीक है, रटने पे प्लस समझने पे। रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस अल्टीमेटली आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक होता है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको आप अप्रोक्स 600 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो ये किसमें टूट जाता है, 2KCl प्लस 3O2 में। ये बात तो सही है कि ये अगर आप इसको 600 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो ये डिसोशिएट तो हो जाता है। किसमें डिसोशिएट हो जाता है, KCl और O2 में डिसोशिएट हो जाता है। बट जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, वेरी स्लो होती है। अब ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अगर हमें KClO3 से KCl बनाना है तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो थी, राइट। अब भाई क्या करते हैं, अगर अपन को रिएक्शन फास्ट करनी है तब क्या करते हैं, इसी रिएक्शन में 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। देखिए अब यहां पर क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड एक सब्सटेंस यूज करते हैं। ये क्या है अपना एक सब्सटेंस, ध्यान से समझना। क्या इस सब्सटेंस को ऐड करने से रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ा, रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ने का मतलब ये है कि क्या प्रोडक्ट में कोई फर्क पड़ा, नहीं। इसके एब्सेंस में भी KCl और O2 बन रहा था और इसके प्रेजेंस में भी KCl और O2 ही बन रहा है, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस है। फॉरेन सब्सटेंस का मतलब जो आपके प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब अपन ने ये MnO2 डाला तब क्या हो गया, एक तो रिएक्शन कैसी हो गई, वेरी फास्ट। रिएक्शन क्या होने लगी, काफी स्पीड से होने लगी, प्लस ये करीब होने लगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी चीज है अपने लिए। क्यों कि भाई हमें टेम्परेचर भी कम चाहिए। अगर हमने MnO2 डाल दिया तो हमें टेम्परेचर भी कम चाहिए, ठीक है, और रिएक्शन भी क्या हो गई, फास्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे ही सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इसको, उत्प्रेरक। बात समझ में आई। अब बात करते हैं कैटालिस्ट की डेफिनेशन पे। तो क्या लिख सकते हैं, द फॉरेन सब्सटेंस that is added in any reaction which alters the rate का मतलब क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिखा, द फॉरेन सब्सटेंस दैट इज एडेड इन एनी रिएक्शन विच अल्टर्स द रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन। वो फॉरेन सब्सटेंस जिसको कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा का मतलब लिटिल अमाउंट में मिलाने पर रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, कैटालिस्ट, ठीक है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज
कैटालिस्ट। ठीक है, ये बहुत एक सिंपल डिफिनेशन है, इसमें मैंने कई टर्म्स को गायब किया है, जानबूझ के गायब किया है ताकि आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि वो फॉरेन सब्सटेंस जो कुछ मात्रा में डालने पर अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझिएगा। दोबारा से मैं इसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? प्रॉपर डिफिनेशन क्या है? द फॉरेन सब्सटेंस which alters the rate of reaction when added in very small quantity and remains unchanged। क्या बोला कि वो फॉरेन सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है जब इसको स्मॉल क्वांटिटी में मिलाया गया हो और रिएक्शन के बाद ये कैसा रह जाए, रिमेन्स अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज का मतलब है कि इस पर कोई फर्क ना पड़े। अभी आपको मैंने कैटलिस्ट शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाई थी कि बी के पेरेंट्स ए के घर गए, ए के घर में क्या शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। तो बी किसकी तरह काम कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्या बी ने ए के घर की रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर दी? ऑब्वियसली चेंज कर दी। जहां पर लड़ाइयां धीरे धीरे हो रही थी, कम टाइम में हो रही थी, वहां पर बहुत जल्दी जल्दी होने लगी लड़ाई। क्या बी पर कोई फर्क पड़ा? बी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जैसा उनका डेली लाइफ चल रहा था वैसा ही चलता रहा। तो उसने क्या किया कि बहुत थोड़ी सी बात की, देखो जरा बता के क्या किया था, मार्क्स पूछे थे, केवल मार्क्स पूछे और एक घर में क्या शुरू हो गया, युद्ध। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कैटालिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए, इसीलिए मैंने ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, अल्टर्स। अल्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज। चेंज का मतलब बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, द फॉरेन सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो कैटालिस्ट की डिफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई होगी। अभी आगे और बात करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। राइट, अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ, नहीं अभी इसी में थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं। देखो, जिस सब्सटेंस ने क्या किया, जिस सब्सटेंस ने रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर किया उसको तो अपन क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, एंड दिस फिनोमिना is known as catalysis। और वह प्रक्रिया क्या बोलती है, या वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब क्या हो गया, उत्प्रेरण, जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा था। उत्प्रेरण कोई सब्सटेंस नहीं है, ध्यान रखिए, कैटालिसिस कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक फिनोमिना है, ये एक प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरण या कैटालिसिस। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है जो कैटालिसिस करता है, तो वो सब्सटेंस कहलाता है कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। राइट, तो अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के प्रकार। ठीक है, अब किस पे आते हैं, टाइप ऑफ कैटालिस्ट। इसमें दो टाइप के बेटा होते हैं। पहले को क्या बोला जाता है, होमोजीनस। क्या बोला जाता है, होमोजीनस। हिंदी में इसको कह सकते हैं समांगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस।
जीनस। एग्जैक्टली यहां पर कैटालिसिस की जगह कैटालिसिस कर देते हैं। उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनस समांगी उत्प्रेरण, और हेटेरो का मतलब क्या हो गया बेटा? विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, तो कैटालिसिस कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस और दूसरे को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इस पे कि होमोजीनस कैटालिसिस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होता है। देखिए, अब बात करते हैं किस पे? होमोजीनस कैटालिसिस। क्या है अपने पास? होमोजीनस कैटालिसिस। देखिए, सीधी सी बात है, आपको पता है कैटालिसिस का मतलब बेटा क्या बताया था अभी? उत्प्रेरण। ठीक है, कैटालिसिस का मतलब क्या हो गया? उत्प्रेरण। और होमोजीनियस, अब बात आती है यार होमोजीनियस की। भाई होमोजीनियस क्या होता है? नया चीज है। तो जैसे मैं आपको बताता रहा हूं कि भाई शब्दों में ही पूरी साइंस छिपी हुई है। अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए साइंस आपने कवर कर ली। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि भाई होमोजीनियस क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जरा, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड बेटा यहां पर क्या है? होमो, और एक वर्ड क्या है? जीनस। जीनस का मतलब क्या होता है? फेज, और फेज का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट को क्या कह सकते हैं? भौतिक अवस्था। तो आपको पता है फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस के कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। और होमो का मतलब क्या होता है? सेम। ध्यान से, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसका मतलब क्या हो गया? होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब समझो, वो कैटालिसिस जिसमें फिजिकल स्टेट सेम हो। राइट, होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? जिसमें फिजिकल स्टेट सेम हो। तो भाई एक बात आई, सेम हो, तो यार सेम किसी, कोई चीज किसी के होती है। मैंने कहा मैं सेम हूं, तो आपका तुरंत अगला क्वेश्चन होगा, सर आप किसके सेम है? किसके की तरह है? राइट, यही बात तो है। तो सेम होने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2 चीजें। तो यहां पर भी 2 चीजें हैं। अब सोच सकते हो 2 चीजें कौन सी हैं? समझ रहे हो? हमारे पास अगर एक रिएक्शन लिखी है, ध्यान से, क्या लिखी हुई है बेटा? एक रिएक्शन। तो रिएक्शन में देखो 3 चीजें हैं, ध्यान से। एक तो रिएक्टेंट होगा, एक क्या होगा अपने पास? प्रोडक्ट होगा। और साहब हमने तो बस इतना ही पढ़ा है, एक रिएक्शन है तो उसमें एक रिएक्टेंट होगा और दूसरा प्रोडक्ट होगा। सही बात है, लेकिन आपने कभी देखा है कि शहरों के ऊपर भी कुछ लिखा रहता है? तो इसके ऊपर क्या लिखा रहता है बेटा? कैटालिस्ट। क्या लिखा रहता है? कैटालिस्ट। तो देखो अपने पास 3 चीजें हो गई। पहला क्या? रिएक्टेंट। दूसरा क्या? कैटालिस्ट। और तीसरा क्या? प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी जो रिएक्शन होगी उसमें कितनी चीजें होंगी? 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? पहला रिएक्टेंट, दूसरा कैटालिस्ट और तीसरा प्रोडक्ट। तो भाई सेम होने के लिए हमारे पास कितनी चीजें चाहिए? 2 चीजें। तो हम 2 चीजें कौन कौन सी उठा लेते हैं? एक तो उठा लेते हैं हम रिएक्टेंट, और दूसरा क्या उठा लेते हैं? कैटालिस्ट। प्रोडक्ट को मारो गोली, प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही? भाई जब हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं बेटा, तब हम किसके किसके फिजिकल स्टेट देखते हैं? एक तो रिएक्टेंट के देखते हैं और दूसरा कैटालिस्ट के देखते हैं। राइट, बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो खुद से डिफिनेशन बनाओ। होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होगा? वो कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? बोलिए। द कैटालिसिस
in which the physical state of reactant and catalyst are same. कह सकते हैं कि नहीं? मतलब the catalyst in which the physical state of reactant and catalyst are same, known as homogeneous catalysis. पॉइंट क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात? तो होमोजेनियस बेटा कैटालिसिस क्या हुआ कि जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट क्या होते हैं? सेम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? होमोजेनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब बात करोगे तो साहब रिएक्शन से बताओ। जैसे मैंने आपको बोला था कि रिएक्शंस आएंगे, रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगे। तो अब बेटा इनमें एग्जांपल्स में क्या आएंगे? रिएक्शंस आएंगे और उन रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी? एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? 2SO2 SO2 किस स्टेट की है बेटा? गैसियस स्टेट की। प्लस O2 O2 भी किस स्टेट की है? गैसियस स्टेट की। क्या बन जाएगा? 2SO3 ये भी किस स्टेट की बनेगी? गैसियस स्टेट की। तो यहां पर अपन क्या यूज करते हैं? NO गैस। NO बेटा किसकी तरह यहां पर काम कर रहा है? बोलिए जल्दी। यहां पर एनो बात कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट गैस, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट गैस। तो बेटा ये कौन सा कैटालिसिस हुआ? तो ये कैटालिसिस हुआ होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, यहां पर मैं कॉमन एग्जांपल्स की बात करूंगा, जो एग्जांपल्स मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो अपन कितने पढ़ेंगे? तो जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं के बारे में बात करें। दूसरा आता है आपके पास हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कैसे? CH3COO CH3 बेटा किस स्टेट का होता है? इक्विलिब्रियम में बताया था, लिक्विड स्टेट का। H2O भी किस स्टेट का ले लिया? लिक्विड स्टेट का। रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस CH3OH। तो यहां पर क्या यूज करते हैं? H प्लस। ये भी किस स्टेट का रहता है? लिक्विड स्टेट का। ध्यान से, इसमें कैटालिस्ट क्या है बेटा? H प्लस। किस स्टेट का? लिक्विड। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? मिथाइल एसीटेट और वाटर। मिथाइल एसीटेट किस स्टेट का? लिक्विड। वाटर किस स्टेट का? लिक्विड। तो क्या हो गया? होमोजेनस कैटालिसिस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अपन बात करते पॉइंट। अच्छा बताइए, समझ में आ रही है ना चीजें? होमोजेनस कैटालिसिस क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो। तो यहां पर देखिए, रिएक्टेंट का फिजिकल कैटालिस्ट का फिजिकल स्टेट बेटा क्या था? गैस। और यहां पर रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट क्या थे? गैस। समझ में आ रही है बात? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा आता है। तीसरा क्या आता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, या इनफैक्ट सही से लिखें तो केन शुगर। राइट, केन शुगर क्या होता है बेटा? C12H22O11 किस स्टेट का ले लिया? लिक्विड स्टेट का। ठीक है, प्लस H2 हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो H2O चाहिए होगा किस स्टेट का? लिक्विड। क्या बन गया? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। दूसरा क्या बन गया? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज ना, ये क्या है? फ्रक्टोज। ध्यान रखना, तुम्हारे बायो वालों के लिए काम आएगा।
जब शुगर केन या केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो दो मोनोहाइड्रेट बनते हैं, एक तो ग्लूकोज कहते हैं और एक को फ्रक्टोज कहते हैं। ये दोनों मोनोसैकराइड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं बेटा। इसमें भी कैटालिस्ट होता है H प्लस, किस स्टेट का, लिक्विड। तो देखिए जरा, रिएक्टेंट किस स्टेट के, लिक्विड, और कैटालिस्ट किस स्टेट का, लिक्विड। तो कौन सा कैटालिसिस, होमोजीनस कैटालिसिस। समझ में आ गई बात। अब अगर आपको होमोजीनस समझ में आ गया है तो आई थिंक हेट्रोजीनस तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्लियर है, नहीं बताना पड़ेगा। चलिए अब आगे किस पे चलते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस पे। डोंट वरी। देखिए जैसे मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री सिंपल है, क्या टफ लग रही है, नहीं ना, बहुत इजी है। अभी और इसको इजी करेंगे। अभी इसको क्या करेंगे, और इजी करेंगे। अब देखिए बात करते हैं किसकी, हेट्रोजीनस कैटालिसिस की। किसकी बात करते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस की। हेट्रोजीनस कैटालिसिस का मतलब क्या हो गया बेटा, विषमांगी उत्प्रेरण। क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। तो देखिए कैटालिसिस का मतलब आपको समझ में आता है, और हेट्रोजीनस किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेट्रो प्लस जीनस। समझ में आ रही बात। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम ना, क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, वो कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट के फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। तो आ जाते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन पे। तो क्या लिख सकते हैं, द catalysis in which the physical state of reactant and product are different, वो उत्प्रेरक जिसमें अभिकर्मक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिसिस या विषमांगी उत्प्रेरण। अब आ जाते हैं इनके एग्जांपल्स पे। तो इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है, देखिए 2SO2 प्लस O2 गैसियस स्टेट क्या बना, 2SO3 गैसियस स्टेट। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी फिजिकल स्टेट से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, प्रोडक्ट की हमें फिजिकल स्टेट से कोई भी लेना देना नहीं है, भाड़ में जाने दो। तो यहां पर कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, एक तो पीटी, किस स्टेट का होता है, सॉलिड, या पीटी जगह क्या यूज कर सकते हैं, V2O5 सॉलिड। ठीक है, देखिए जरा यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट क्या है बेटा, सॉलिड। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। तो बताइए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अलग अलग है या नहीं है? तो इस वजह से क्या हो गया, ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या हो गया, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। दूसरा एग्जांपल देखो, हैबर प्रोसेस, याद आया कुछ, हैबर्स प्रोसेस में अपन क्या करते थे, N2 प्लस 3H2, N2 कैसा, गैस, H2 कैसा, गैस, क्या बन गया, 2NH3 कैसा, गैस, है ना। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते थे, Fe, और Fe किस स्टेट का होता है, सॉलिड।
तो यहां पर देखिए कैटलिस्ट किस स्टेट का, सॉलिड, रिएक्टेंट किस स्टेट के, गैसियस। तो बताओ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम है या अलग अलग, अलग अलग। तो कौन सा कैटालिसिस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। बात समझ में आई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्या लिख सकते हैं, CaCl3 CaCl3 प्लस O2, तो अपना क्या बन जाएगा, COCl2 COCl2 प्लस 2HCl। यहां पर क्या लगा दो, 2, ठीक है, यहां पर क्या लगा दो, 2, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, यहां पर कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, ये देखिए किस स्टेट का, लिक्विड, ये किस स्टेट का, गैस। यहां पर क्या होता है, एल्कोहल। कैटलिस्ट की तरह क्या काम करता है, एल्कोहल। एल्कोहल किस स्टेट का, बोलिए जल्दी, लिक्विड स्टेट का। तो देखो यहां पर लिक्विड, यहां पर गैस, अलग अलग हुए कि नहीं, डिफरेंट है। लेकिन यहां से देखो तब क्या है, सेम। तो लेकिन रिएक्टेंट और एल्कोहल अपन क्या कहेंगे, डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। एग्जैक्टली ये क्या करता है बेटा, रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब अगर आप इसमें एल्कोहल यूज करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन कम होगा, मंदन। याद है ना, फिजिक्स में आता है रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब मंदन, गति को कम करता है। पॉइंट क्लियर, ठीक है।